नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से है। इसके लिए मैं साउंड चैप्टर जो है इससे प्रश्न आता है स्टेटमेंट वाइज। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से ज़्यादा बेटर है कि आप जितने भी चैप्टर आपके पास नोट्स हैं किसी भी चीज़ का, कहीं किसी भी टीचर का होगा या मेरा ही होगा, उनका अगर आप एक बार पूरा रीड आउट कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए पीवाईक्यू तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, थ्योरी एक बार ज़रूर आप पूरा पढ़ के जाइए, जिसका 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। समझ गए ना। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पूरा एकदम इसको रीड कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा आप, ज़्यादा एक्सप्लेन करना है नहीं हमको, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। साउंड, ध्वनि की बात करें, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। किसी वस्तु के कंपन से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। हम अलग अलग वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। कंपन का मतलब किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना, ये क्या होता है, कंपन होता है। मनुष्यों में वाक ध्वनि जो वोकल कॉर्ड होता है, उनके मतलब वाक ध्वनि जो है, उनके वाक तंतु जो होते हैं, वाक तंतु के कंपित होने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो हमारा गले के नीचे होता है ना, इसको एडम एपल भी कहते हैं, उसमें जो ध्वनि रज्जुका होते हैं ना, उनके कंपन से क्या होता है आपका ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। ध्वनि का संचरण, जिस पदार्थ से होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी कंपमान करने लगते हैं। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ये अपने नज़दीक के कणों पर बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक पहुंच न जाए। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले ध्वनि जहां से निकलता है, जिस भी वस्तु से, वो कंपन करके निकलेगी। पहुँचा कैसे, जो माध्यम चाहिए उसको, माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा के कण के साथ वो चल के आपके कानों तक पहुँचती है। समझ गए। वायु ध्वनि संचरण के लिए सबसे सामान्य माध्यम है। सबसे सामान्य माध्यम क्या है, ध्वनि संचरण के लिए वायु ही है। कंपित वस्तु की वायु को धक्का देकर संपीड़न उत्पन्न करती है। जब कंपित वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो विरलन, समझ गए। देखिए, एक संपीड़न और विरलन। संपीड़न क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। ये क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और विरलन आपका निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यही संपीड़न एवं विरलन क्या करती है, ध्वनि तरंग बनाते हैं। यही संपीड़न यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, मिलकर क्या बनाते हैं, ध्वनि तरंग। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। समझ गए ना। हमने लिख भी दिया यहाँ पर, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। ध्वनि एक कैसा तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके संचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। समझ गए ना। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चल सकती। क्यों, बिकॉज निर्वात के पास माध्यम ही नहीं है। समझ गए ना, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाएगी। सिलिंकी में विक्षोभ के संचरण की दिशा तरंगों के अनुदैर्ध्य को, सिलिंकी में विक्षोभों के संचरण की दिशा को तरंगों की अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगर मान चलिए कि स्टेटमेंट में परिभाषा ही दे दिया कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, तो सिलिंकी में विक्षोभ के संचरण की दिशा को तरंगों का अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। समझ गए। इन तरंगों में माध्यम से कणों का विस्थापन विक्षोभ का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, कोई भी हलचल होना, के संचरण दिशा के समांतर होता है। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, आवृत्ति, आयाम, वेग। संपीड़न मैंने बता दिया, ये क्या है, ध्वनि तरंग का उच्च दाब का क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहाँ कण पास आ जाते हैं, इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है। संपीड़न में घनत्व और दाब दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। घनत्व भी उच्च होगा और क्या होता है यहाँ पर, दाब भी उच्च होता है। घनत्व और दाब दोनों उच्च होते हैं संपीड़न में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, इनके सबसे ऊपरी भाग यानी कि शिखर को श्रृंग कहते हैं और निचले भाग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। समझ गए ना बात को। विरलन, यह वह क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें वक्र के नीचे दिखाया जाता है, इसे गर्त भी कहते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाला श्रृंग, नीचे वाला गर्त। ठीक है। विरलन में घनत्व और दाब दोनों ही कम होते हैं और संपीड़न में घनत्व और दाब दोनों ही क्या तो उच्च होते हैं
और विरलम में घनत्व और दाब दोनों ही निम्न होते हैं, कम होते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इनके सबसे निचले भाग यानी कि घाटी को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, और ऊपरले भाग को देखिए ध्वनि तरंगे वैसे बेसिकली ऐसे होता है, ऐसे करके होता है ध्वनि तरंग, है ना। ध्वनि तरंग कैसे होता है, मैं देखा, ध्वनि तरंग ऐसे आपका होता है, जैसे यहाँ पर ये गया 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 गया, फिर ऐसे होगा, फिर गया गया गया, फिर ऐसे होगा। मतलब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, घनत्व तो ज़्यादा है, दाब भी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका संपीड़न। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया, ये वाला पार्ट, ये अब क्या हो गया, विरलन हो गया, समझ गए ना, ये विरलन हो गया। तो चलिए, तरंग क्या होता है, तरंग क्या होता है, किसी कंपन करते स्रोत के कारण उत्पन्न विक्षोभ अर्थात ऊर्जा के किसी अन्य बिंदु तक संचरण प्रारूप को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। किसी कंपन करते स्रोत के कारण उत्पन्न जो विक्षोभ मतलब हलचल, ऊर्जा के किसी अन्य बिंदु तक संचरण प्रारूप को ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे पढ़ते हैं, पहले हम अनुप्रस्थ तरंग देख लेते हैं। वह तरंग जिनमें माध्यम के तरंग के संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे कि पानी में लहरें या तनी हुई डोरी। जैसे कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, इसे ये आपका कोई हम बना दिए एक तरह से ग्राफ का एक्स एक्सिस बना दिए, सुरवा एक्सिस, ठीक है। और इसको जो इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाएगा, ऐसे करके, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो मान चलिए कि ये आपका ये दिशा, तो यहाँ पर देखिए इसके और इसके बीच में क्या 90 डिग्री कौन बन रहा है, मान चलिए ये तरंग की दिशा है, ये कण की दिशा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनाना है, तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तो वह तरंग जिसमें माध्यम कण तरंग के संचरण, यानी तरंग दिशा ये हो गया, माध्यम कण ये हो गया, तो 90 डिग्री कौन बने, तो इसमें तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं माध्यम कण, तो वो आपके क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। जैसे कि पानी में जो लहर है, लहर भी देखे होंगे आप, तनी हुई डोरी जो है ना, तो उसमें जो होता है आपका ये अनुप्रस्थ होता है। तो ध्यान रखिए, तनी हुई डोरी क्या होती है, तनी हुई डोरी में जो कंपन होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, समझ गए ना। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर है ना। अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वे तरंगे जिनमें माध्यम कण तरंग की गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। मतलब कि तरंग की दिशा भी यही है और माध्यम कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहा है, तो मतलब समांतर है। तो जिसमें तरंग की दिशा के समांतर कंपन करे माध्यम कण, तो वो हो जाएगा अनुदैर्घ्य। जिसमें तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करे माध्यम कण, तो अनुप्रस्थ होंगे। स्टेटमेंट में यही सब तो स्टेटमेंट में देता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं इसमें। स्टेटमेंट नॉर्मल भूल ही जाइए प्रश्न, ठीक है ना, नॉर्मल प्रश्न आप भूल ही जाइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, है ना। कंप्रेशन देखिए, ज़्यादा दाब का क्षेत्र है, यहाँ कम दाब का क्षेत्र है, तो रेयरफेक्शन हो गया, है ना। चलिए अब तरंग दैर्घ्य देख लेते हैं। दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक शब्द लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है ना। किसी भी तरंग में दो लगातार आप क्या ले लीजिए, संपीड़न ले लीजिए। संपीड़न किस में लेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग में। संपीड़न किस में लेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग में। या दो लगातार रेयरफेक्शन के दो बीच का डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा आपका, क्या होगा, वो आपका होगा तरंग दैर्घ्य होगा, ठीक है ना। ये कण के, हाँ अगर हम इसमें बात करें अनुप्रस्थ तरंग में, तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा, ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग, तो दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये भी तरंग दैर्घ्य होगा, समझ गए ना। आवृत्ति क्या होता है, पर एकांक समय, यानी कि एकांक समय में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में कितना चक्र ये चल रहा है, एक सेकंड में कितना चक्र चल रहा है, वो आपका क्या हो गया, एक सेकंड में कितना चक्र चल रहा है, यानी प्रति एकांक समय कितना चक्र चल रहा है, या दोलन की संख्या कितना बार दोलन कर रहा है, वो आपका आवृत्ति होता है, समझ गए ना। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से कोई आवृत्ति का सूचित होता है ना। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य आपस में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो आवृत्ति कम, यानी दोनों में उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एक ज़्यादा तो दूसरा कम, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बनता है इससे। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड, दो लगातार संपीड़नों या लगातार विरलनों किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को क्या कहते हैं, तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं
माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलनों में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल आता है। इसे टी से सूचित करते हैं, इसे न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, v बराबर 1/t होता है, समझ गए ना, यानी आवृत्ति बराबर 1/t होता है। ठीक है, आवर्तकाल का, चूँकि आवर्तकाल समय ही एक तरह से मात्रक सेकंड ही होगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा वो बोला, ठीक है, ये बोला v बराबर i एंड न्यू बराबर 1/t। आयाम क्या होता है, किसी तरंग के माध्यम स्थिति से, किसी तरंग के मध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई को आयाम कहते हैं, चाहे ऊंचाई पर हो या नीचे, अधिकतम होना चाहिए। जैसे मतलब ये तरंग था, ये कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, मैक्सिमम ऊंचाई या मैक्सिमम गहराई को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड आयाम कहेंगे। ठीक है ना, इसे ए से सूचित करते हैं। तारत्व तो क्या होता है, ध्वनि की वह विशेषता जो हमें ध्वनि को ऊंची या नीची, मोटी या पतली सुनाई देने का महसूस करवाता है। यानी कि ध्वनि, किसी का आवाज़ आपको मोटा लग रहा है, किसी का पतला लग रहा है, तो ये डिपेंड करता है तारत्व पर, पिच पर। ठीक है ना, तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न आता है, देखिए ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, और ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तारत्व अधिक है तो आवृत्ति अधिक होगी। अच्छा, रिपीट हो गया ये बड़ा, तारत्व अधिक तो आवृत्ति अधिक। ठीक है ना, आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, ये तो वही चीज़ हो गया, समानुपाती होता है। ठीक है ना, एक दूसरे के तारत्व और आवृत्ति। महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है, महिलाओं के आवाज़ या मच्छर की आवाज़ देखते हैं कितना पतला होता है, भिन्न भिन्न करता है। तो रीज़न क्या है कि उसकी ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है। ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, और तारत्व तब ज़्यादा होगा, तारत्व ज़्यादा होगा ना महिलाओं की, इसलिए आवाज़ महिलाओं की पतली होती है। ठीक है ना, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है। आप मच्छर का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो बहुत ही पतली पतली आवाज़ निकालता है, बिन बिन करके, उनकी भी आवृत्ति ज़्यादा होती है। पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उनकी ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक ना, प्रबलता क्या होता है, ध्वनि की वह विशेषता जिससे हमें कोई ध्वनि कितनी तेज या मंद सुनाई देती है। लाउडनेस है ना, इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, तीव्रता या प्रबलता इस तरह से देता है ना। तो ये ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रिवीजन है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करता है जिससे वह प्रसारित होता है। प्रसारित मतलब फैलता जो है। तो ध्वनि की प्रबलता माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करता है कि माध्यम का घनत्व कैसा है। आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी ज़्यादा होगी। अगर कम होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी कम होगा। गुणता, टिम्बर, ध्वनि की वह विशेषता जिसके आधार पर दो समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है, उसे टिम्बर कहते हैं। ठीक है, दो ध्वनि की वह विशेषता जिसके आधार पर दो समान तारत्व अथवा समान प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है, वह गुणता होता है, टिम्ब्रे। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। टोन क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड पूछ लेता है आपको कि एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं, और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, नोट कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की दूरी वेग कहलाती है। वेग तो पता ही है कि क्या होगा, वेग एक तरह से चाल ही है, चाल बराबर दूरी के समय। तो यहाँ पर दूरी क्या होगा, तरंग के द्वारा जो दूरी तय किया गया, बाकी जो दूरी तय करने में कितना समय लगा वो हो जाएगा, तो वेग बराबर दूरी के समय है ना। बाकी ये सब पता ही है आपको, इसका डिनोटेड सब जो है वेग, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा है ना, इसे न्यूमेरिकल एकदम ठीक से। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थिति, कोई भी माध्यम है, समान भौतिक परिस्थितियाँ हैं, तो ध्वनि का वेग जो है सभी आवृत्तियों के लिए क्या होता है, लगभग स्थिर रहता है। किसी ध्वनि, ये तो खैर न्यूमेरिकल हो गया है ना। न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है, इसको पहले हर्ट्ज में बदल लेना है, समझ गए ना, क्योंकि जो एसआई मात्रक है उसी में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ किलोमीटर में तो इसको मीटर में बदलना है, यहाँ सेंटीमीटर में है, अच्छा हाँ सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलना है। ठीक है ना, बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, v बराबर, चूँकि क्या पूछ रहा है क्या होता है, तरंग दैर्घ्य में लैम्डा, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है। अब ध्वनि की तीव्रता देखते हैं, वो प्रबलता था पहले, ठीक ना, सॉरी प्रबलता था, पर ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। और क्या बोला, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पर, प्रबलता आयाम पर। अब ध्वनि की तीव्रता देखते हैं, इंटेंसिटी।
किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। हम लोग कभी कभी प्रबलता और तीव्रता को एक ही समझते हैं लेकिन अलग अलग है ना। मैंने उसमें बोल दिया था, गलती से ध्यान रखिएगा। हम लोग कभी कभी प्रबलता और तीव्रता को एक ही समझते हैं लेकिन अलग अलग है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता का माप है, मतलब इंटेंसिटी, कितना जोर दे रहा है कानों पर वो साउंड। ठीक है। ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। हालांकि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं ना, कौन प्रबल है तो डिफरेंस कर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप तथा दाब पर निर्भर करता है। माध्यम में देखिए, ध्यान रखिए, चाल जो है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के किस पर निर्भर करता है? माध्यम के ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है। जब हम ठोसों से गैस अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होगी? ठोस में होगी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए यहाँ पर टेम्परेचर देख पूछता है कि वायु में ध्वनि की चाल, ये सब ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और फंस जाते हैं स्टूडेंट। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकंड। 22 डिग्री सेल्सियस पर 344। ध्यान रखिएगा दोनों। वायु में बोले हवा में ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 331। और 22 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 344। समझ गए ना। मतलब किसी माध्यम के ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। माध्यम का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए ना। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 6420 मीटर तक यात्रा करती है ध्वनि एल्युमिनियम में। सल्फर डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 213 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और गैस में ध्वनि की चाल कम होती है। तो एल्युमिनियम में ध्यान रखिएगा 6420 मीटर पर सेकंड और सल्फर डाइऑक्साइड में 213। ध्वनि बूम क्या होता है? जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से तेजी से यात्रा करता है, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से तेजी से यात्रा करता है तो वायु में प्रघाती तरंगें, शॉक वेव्स उत्पन्न करती है, जिससे एक तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। ये सब स्टेटमेंट वाइज ही आएंगे। ठीक है ना। पराध्वनिक चाल, सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है? ध्वनि की गति से अधिक गति के साथ चलने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक चाल के साथ चलने वाली वस्तु कहा, मतलब कि ध्वनि की गति से भी अधिक गति के साथ, उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक साउंड, पराध्वनिक चाल। जो विमान होती है, हवाई जहाज, वो आमतौर पर पराध्वनिक चाल से क्या चलते हैं। ठीक है ना। जो विमान होती है वो कौन से स्पीड चलती है? पराध्वनिक चाल से। विमान की गति को वर्गीकृत करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। जिसका मैक संख्या 1 से ज़्यादा है उसको क्या बोला जाएगा? 1 से कम है इसका 1 क्या बोला जाएगा? है ना। तो मैक संख्या क्या बताता है? विमान की गति है। मैक संख्या बराबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बटे स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। समझ गए ना। तो ट्रांसोनिक क्या है? इसका स्पीड, इस स्पीड का जो मैक नंबर होता है उसको 1 होता है। जो ट्रांसोनिक स्पीड से विमान चलती है उसका मैक नंबर कितना होता है? 1 होता है। सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक होता है जिसका मैक संख्या 1 से कम होता है। और सुपरसोनिक क्या होता है? इसका 1 से ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। एक और हाइपरसोनिक क्या है? जिसकी मैक संख्या 5 से ज़्यादा हो, वो क्या होती है? हाइपरसोनिक। तो ध्यान रखिए, पहला आपका क्या है? ट्रांसोनिक जिसका मैक संख्या 1 है, सबसोनिक जिसका मैक संख्या 1 से कम है, सुपरसोनिक जिसका मैक संख्या 1 से ज़्यादा है, हाइपरसोनिक जिसका मैक संख्या 5 से ज़्यादा है। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि तरंगें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इस ध्वनि को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन उसी तरह है जिस तरह प्रकाश का परावर्तन आपने देखा होगा। प्रतिध्वनि, इको क्या होता है? किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएंगे या ताली बजाएंगे तो आपको कुछ समय बाद वही साउंड फिर से सुनाई देगा। तो यही क्या है? इको है, यही प्रतिध्वनि है। समझ गए ना। कभी कभी आप खाली रूम में, मतलब पूरा रूम बंद करके ताली बजाइएगा तो वही आपको कुछ समय बाद जो सुनाई देगा वो आवाज़ है। ठीक है ना। तो उसको इको कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का जो संवेदना है वो कितना सेकंड तक बना रहता है? 0.1 सेकंड तक। कोई भी हमने सुना वो 0.1 सेकंड तक बना रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना का समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का ही। और दूरी पूछ ले तो 17.2 मीटर।
मतलब जो आपने आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है, मतलब जो आपने बोला वापस वही सुनाई दे रहा है, तो वो आपका जो है कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। और मस्तिष्क में भी कोई भी ध्वनि का संवेदना जो है 0.1 सेकंड तक ही बना रहता है, ठीक है ना। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए वो 17.2 मीटर चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी साउंड सुनना चाहते हैं, अपना जो आपने बोला है उसको वापस सुनना चाहते हैं, उसको इको कहेंगे, तो वो सुनने के लिए आपको मिनिमम जो है जो परावर्तक सतह है ना वो 17.2 होना चाहिए, समझ गए ना। आपका और परावर्तक सतह का जो डिस्टेंस है वो 17.2 होना चाहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। अनुरण क्या होता है, रिवर्बरेशन। ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुरण कहलाता है। मतलब एकदम पूरा टकरा रहा है, जो अब आवाज़ बोल रहे हैं एकदम पूरा मतलब लगातार टकरा रहा है, परावर्तन हो रहा है ना, तो वो क्या होता है, अनुरण होता है, रिवर्बरेशन होता है, रिवर्बरेशन। अनुरणन को कम करने के लिए किसी सभा भवन या बड़े हॉल की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर या पर्दे। आप देखेंगे जो सिनेमा हॉल कभी गए होंगे तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता होगा, क्योंकि वो सब अगर वहाँ नहीं लगाएंगे तो जो फिल्म में आवाज़ आएगा, जो फिल्म चल रहा है मूवी, उसका बार बार अनुरण होगा, जो कि समझने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो अनुरणन को कम करने के लिए क्या करते हैं, ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए क्या करते हैं, ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे संपीड़ित फाइबर, खुरदरे प्लास्टर या पर्दे, समझ गए। चलिए बाकी इधर न्यूमेरिकल है, इस तरह क्या न्यूमेरिकल है उधर देख लीजिए। ध्वनि के बहुल परावर्तन के अनुप्रयोग, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में हो जाती है। उसको ध्वनि का बहुल परावर्तन और अनुप्रयोग कहते हैं। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, देखे होंगे आप ऐसा कभी, जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के बाद समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। श्रव्यता का परिसर, इसमें आपका पूछता है, हम सभी आवृत्तियों की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य में ध्वनिक श्रव्यता का परिसर क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज, समझ गए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही, मतलब जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो हमारे जो कान है वो उच्च सुग्राही के लिए कम हो जाती है, मतलब उच्च आवृत्ति का जो साउंड है उसके लिए हमारी कान जो है उनकी सुग्राही क्षमता कम हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक ना। तभी देखते हैं एक समय आता है बूढ़े लोग कम सुनने लगते हैं, ईयर एड लगाते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को। अब चूँकि 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो वो मनुष्य सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा सुनने का रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि रहती है उसको क्या कहते हैं, अवश्रव्य कहते हैं। सब उसको क्या कहते हैं, अवश्रव्य कहते हैं। जैसे हाथी, वेल, गेंडा और कुछ पक्षी अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं, यानी हाथी जो 20 हर्ट्ज से कम साउंड को भी सुन पाएगा। वेल हो गया, गेंडा और कुछ पक्षी, ध्यान रखिएगा ये उदाहरण पूछ देते हैं, हाथी, गेंडा हो गया, वेल हो गया, ये सब कौन सा ध्वनि सुन पाने में सक्षम है, तो कौन सा, ये आपका अवश्रव्य, जो कि 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, ठीक है। ऐसा देखा गया कि कुछ जंतु भूकंप से पहले ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, समझ गए ना। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति जो सुन पाता है उसको क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि, जो कि चमगादड़ वगैरह सुन पाते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एकदम कान को दिक्कत करेगा वो, ठीक है ना, पर्दे फाड़ सकते हैं। ये पॉइंट आप थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप प्रघाती तरंगों से पहले निम्न, जो भूकंप जो खतरनाक तरंग आता है वेव्स, उसका भूकंप वेव्स, उससे पहले वो निम्न आवृत्ति का अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वो कौन सुन पाते हैं, ये सब जानवर सुन पाते हैं, ठीक है ना। पराश्रव्य ध्वनि को पराध्वनि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड इसको कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि को पराध्वनि भी कहते हैं, पराश्रव्य तरंग से ही उत्पन्न होता है। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखिएगा।
डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज। उदाहरण इसका इम्पोर्टेंट है, डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज। और अवश्य ध्वनि कौन सुन पाते हैं? हाथी हो गया, व्हेल हो गया, गेंडा हो गया और कुछ पक्षी है, ठीक है। कुछ प्रजाति के शलभों के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न कर कुछ खेल खेलते हैं। चूहा, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को कम सुनाई देता है वे लोग श्रवण सहायक युक्ति का उपयोग करते हैं। वही ईयर एड जो होता है, बूढ़े लोग देखते हैं लगा, ये बैटरी होता है, बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, जिसमें एक छोटा सा क्या होता है, माइक्रोफोन लगा होता है, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो श्रवण सहायक युक्ति होता है, जो ऑडिबल ईयर एड होता है, उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, माइक्रोफोन एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। पराध्वनि का अनुप्रयोग क्या है? इसका उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को, जो किडनी स्टोन होता है ना, उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाए। तो ये भी पूछ सकता है उपयोग इसका। इसका उपयोग हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो पराध्वनि के उपयोग ध्यान रखिएगा कि जो किडनी स्टोन होता है उसको मतलब कि ब्रेक डाउन करने में इसका यूज किया जाता है, ताकि वो मूत्र के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट बाहर आ जाए, और हृदय का इमेज बनाने में, ठीक है ना। धातु के ब्लॉकों में दरार छिद्रों का पता, जैसे कोई धातु है, कोई बड़ा सा मेटल है ना, आयताकार वृत्ताकार के हिसाब से, उसमें जो उसके ब्लॉक में जो एकदम होल हो गया, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वस्तुओं के आंतरिक भाग को सफाई करने में, कोई मशीन हो गया, पिस्टल के आंतरिक भाग को सफाई करने में है ना, कोई मशीन का पार्ट साफ करना आंतरिक भाग, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पराध्वनि संसूचक द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी में, मतलब जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंग का संसूचक के रूप में। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। तो पराध्वनि संसूचक, ध्यान रखिएगा कि जो मानव शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उसका प्रतिबिंब बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोनार की बात करें तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड ट्रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सा? पराध्वनि तरंग का, ध्यान रखिएगा। सोनार कैसे काम करता है ये सब मैंने लिखा हुआ। इसमें एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है। प्रेषित से पराध्वनि तरंग भेजी जाती है। ये अवरोध से जो जहाँ भी अवरोध है ना, वहाँ उससे टकराएगी और परावर्तित होकर जो है परावर्तित हो जाती है, जिसको संसूचक द्वारा प्राप्त कर उसको विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। समझ गए? ये सूत्र है इसकी। दूरी बढ़ाओ चाल समय, अवरोध की दूरी बढ़ाओ, पानी में ध्वनि की चाल गुना पराध्वनि भेजने और वापस आने में लगा समय। बाकी यही है, बाकी इधर मानव कर्ण की संरचना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जो है इसका शॉर्ट था, हमने पूरा कर लिया, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करना। बाकी दूसरा टॉपिक देखता हूँ मैं ना।